स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटाइजेशन को कंटिन्यू करें। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरीके से अगर कोई आपके पास चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, कोई आवेश है, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, उसका फॉर्मूला क्या हो। उसके बेस पे हमने अलग अलग केसेस भी डिस्कस किए थे। आज हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो है बायट-सैवर्ट लॉ। बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपके पास कोई करंट कैरिंग कोई भी आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, क्योंकि एक वायर की फॉर्म में है, तो उसके कारण किसी एक बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये हम डिस्कस करें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बायट-सैवर्ट लॉ की। तो बायट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है? बेसिकली बायट-सैवर्ट लॉ कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कोई भी आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई भी आपके पास चालक है जिससे धारा प्रवाहित हो रही है। अगर हम बात करें कोई एक पॉइंट है, ठीक है, इस जो ये कंडक्टर है, चालक है, इसके परपेंडिकुलर कोई एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उस पॉइंट के एलिमेंट से दूरी के, यानी जो कंडक्टर है, चालक है, उसके और उस बिंदु के बीच की दूरी के जो है स्क्वायर डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। साथ ही साथ जो करंट उससे फ्लो कर रहा है और जो उसकी लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे बायट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है? बायट-सैवर्ट लॉ स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर at a distant point is inversely proportional to the square of distance between them, and a magnetic field is directly proportional to the length of the conductor and current flowing in the conductor. यानी बेसिकली बायट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है? बायट-सैवर्ट लॉ ये कहता है कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, मान लीजिए ये एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे एक पोर्शन है और यहाँ पे इसे क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर, ठीक है, करंट फ्लो कर रही है। तो यहाँ P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बेसिकली क्या होगा? dB होगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? जो आपके कंडक्टर है उसकी लेंथ, यानी dl ले लेते हैं, तो dl के, ठीक है, dl के, ठीक है, आपके साइन थीटा के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और थीटा क्या है? एंगल है। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी इस बिंदु के बीच की जो दूरी है, मान लीजिए r है, तो इसके स्क्वायर के ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये आपका बायट-सैवर्ट लॉ का फॉर्मूला है और हम ये देखेंगे कि हम इसे किस तरीके से डिराइव, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास कोई चालक है जिसकी कुछ लेंथ है और उससे करंट फ्लो कर रही है, उससे धारा प्रवाहित हो रही है, और इस धारा के कारण जो है किसी बिंदु पर, कोई बिंदु है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये हमें इस फॉर्मूले से पता चल। चुंबकीय क्षेत्र डेल बी चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जो आपका डेल बी है या डी बी आप ले सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, अगर हम कैपिटल I लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र चालक के अल्पांश की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो डेल बी है इसको आप डीबी भी लिख सकते हैं, ये आपके जो है लेंथ की जो लेंथ है, छोटी सी लेंथ है, उसके क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को उस बिंदु P से मिलने वाली रेखा के बनने वाले कोण या साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर हम जिस बिंदु पे हम निकाल रहे हैं, जिस बिंदु पे हम क्या निकाल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, उसकी
और जो हमारा कंडक्टर है, इनके बीच के जो एंगल होता है, इसके साइन इस एंगल के भी ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P के अल्पांश की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो आपका dv होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बिंदु और जो आपका कंडक्टर है उसकी दूरी के। ठीक है। उपयुक्त चारों तथ्यों को एक साथ मिलाकर हमें क्या मिलता है, डेल v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I डेल l अपॉन डेल l साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये आप लिख सकते हैं db इक्वल्स टू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसी को क्या कहा जाता है, बायट-सेवर्ट का नियम, यानी बायट-सेवर्ट लॉ। अब हम बात करते हैं कि आप इसे किस तरीके से ड्राइव करेंगे। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, XY कंडक्टर है। ठीक है। XY एक कंडक्टर है, चालक है। इससे क्या हो रहा है, इससे I कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है। इसकी लंबाई L है और हम एक पार्ट ले लेते हैं, ये मान लीजिए AB पार्ट है और इसकी लंबाई क्या है, डेल L है। इस जो ये पार्ट है, ये जो भाग है, इससे P बिंदु की दूरी R है और P बिंदु और ये जो आपका DL है, इसके बीच का जो एंगल है वो हम थीटा है। ठीक है। तो आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर, आप साथ साथ नोट करते रहेंगे, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर XY of length L from which current I is flowing. मान लीजिए कि एक चालक है। ठीक है। एक XY चालक है जिसकी लंबाई L है तथा इससे I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है। अब हम मान लेते हैं, लिखेंगे आप नेक्स्ट, लेट अस कंसीडर अ point P at a distance of R from element DL या from DL। मान लीजिए एक बिंदु P है जो कि AB से R दूरी पर स्थित है। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने कंडीशन बायट-सेवर्ट लॉ में पढ़ी उनको हम लिखेंगे। तो आप लिखेंगे एट पॉइंट P। ठीक है। यानी बिंदु P पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को dB लें तो dB क्या होगा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? सबसे पहले करंट के, जो करंट यहाँ से फ्लो कर, कौन सी करंट फ्लो कर रही है? आई करंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। नेक्स्ट डीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो आपका एलिमेंट का पार्ट है। क्या है आपका? डीएल ले रहे हैं हम, तो डीएल के, तो आप लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। तीसरा डीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे हमने डिस्कस किया, साइन ऑफ एंगल बिटवीन आर एंड डीएल, यानी आर और डीएल के बीच का जो साइन एंगल होगा उस, यानी साइन थीटा। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यानी 1/r, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/r²। ठीक है, तो डीबी होगा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डीबी लेंथ के, यानी जो हमारा कंडक्टर है उसकी लंबाई के, जो हमने डीएल ली है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डीबी साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और डीबी जो है 1/r² के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम क्या करेंगे? इन सबको कंबाइन करें, ठीक है, तो आप लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2, 3 and 4 we get, हमें क्या मिलता है? dB is directly proportional to I dl sin theta upon r²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा dB इक्वल्स टू k I dl sin थीटा अपॉन r²। अब ये जो k होगा, ये k होगा आपका बराबर μ0/4, और k की वैल्यू μ0/4 होगी, किसके लिए होगी? ये आपका होगा SI के, ठीक है, जो SI यूनिट्स होंगी उसके लिए आपकी μ0/4, ठीक है। वही k की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, किसके लिए? CGS यूनिट के लिए, ठीक है। अब k क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। k क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, आप लिखेंगे कांस्टेंट ठीक है, ये क्या है आपका? कांस्टेंट है या स्थिरांक है, जिसे आप स्थिरांक कहते हैं, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, स्थिरांक है जिसकी वैल्यू क्या है? आपकी ये। अब यहाँ पे अगर हम म्यू नॉट की बात करें तो म्यू नॉट बराबर होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, ठीक है, तो ये आपकी म्यू नॉट की वैल्यू है। वेयर आप, अगर हम आपकी के की वैल्यू μ0/4 है और के की वैल्यू 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग सीजीएस और एसआई में जो ये फॉर्मूला है वो किस तरीके से होता है ये देख लेते हैं। आप लिखेंगे इन एसआई यूनिट, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बीबी इक्वल्स टू μ0/4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। वहीं सीजीएस की बात करें, इन सीजीएस यूनिट डीबी होगा बराबर आई डी एल साइन थीटा अपॉन r², ठीक है। अब इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म
dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ठीक है, तो आपका जो वेक्टर फॉर्म है वो आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि dB की डायरेक्शन क्या हो। बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पे क्या आया है, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r। अब यहाँ पे अगर हम dB की डायरेक्शन की बात करें तो dB की जो डायरेक्शन होगी वो बेसिकली dl और r के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, dl और r के आपके परपेंडिकुलर या करंट और r के परपेंडिकुलर होगी। और बेसिकली हम राइट हैंड स्क्रू रूल लगाएंगे, तो राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग करंट आपका इधर जा रहा है, तो यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी, यानी इनवर्ट, डायरेक्टेड इनवर्ट्स। ठीक है, तो आप लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ dB will be directed inwards and perpendicular to the plane containing dl and r। dB की दिशा अंदर की ओर होगी तथा उस सतह के लंबवत होगी जिसमें dl और r है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो आपका एलिमेंट है, हमने यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट लिया है। ठीक है, इस कंडक्टर का ये जो चालक है इसका छोटा एलिमेंट dl लिया है। अगर हम एक पूरा एलिमेंट ले लेते हैं, l ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो B होगी। तो बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आप लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू द कंडक्टर क्या होगा आपका B बराबर इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या आप इसे लिख सकते हैं और b इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको क्या कर देंगे, नोट कर। ठीक है, तो आपका इस तरीके से डायरेक्शन आ जाएगी, और डायरेक्शन कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी, प्लेन के अंदर की ओर। ठीक है, इनवर्ट डायरेक्शन। आप अपना राइट हैंड स्क्रू रूल लेंगे, इससे आप देखेंगे कि अंदर की ओर हमारी dB की डायरेक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं y
बायट-सेवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी यानी J। यानी अब हम बात करेंगे बायट-सेवर्ट लॉ की, बायट-सेवर्ट नियम की, किसके टर्म में? करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी यानी जो आपकी धारा घनत्व है उसके ऊपर। तो अगर हम धारा घनत्व की बात करते हैं तो धारा घनत्व को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? J से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? J से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है? I/A। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? J बराबर I/A होता है, हम इस I/A में मल्टीप्लाई कर देते हैं dl, ऊपर और नीचे। ठीक है, ऊपर और नीचे। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? J बराबर I dl/A dl। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? A किसको दर्शाता है? यहाँ पे एरिया, क्षेत्रफल, और dl क्या है? लेंथ एलिमेंट है। यानी बेसिकली एरिया को अगर आप लेंथ से, क्षेत्रफल को अगर आप लंबाई से गुणा कर दें तो आपके पास आयतन आ जाता है। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा, जिसे हम dv कहेंगे। तो यहाँ पे जब ये dv आ जाएगा, dv क्या है? आयतन है। तो आपकी जो इक्वेशन है, यहाँ पे आपकी इक्वेशन है, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो हमारे पास अगर हम इसको, यानी जो ये आपका ADL बराबर DV है, इसको अगर हम फर्स्ट पे रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है? J बराबर I dl/dv। अब यहाँ पे आप आइडियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। आइडियल क्या जाएगा? I dl बराबर, ठीक है, IDL बराबर J इधर, J और DV इधर हो जाएंगे, तो ये जाएगा J इंटू डी। ठीक है, J इंटू डी। अब हमारे पास बायट-सेवर्ट लॉ है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम बायट-सेवर्ट्स लॉ, यानी बायट-सेवर्ट नियम से हमें क्या पता चलता है कि जो dv है वो बराबर होता है आपका μ0/4 I dl r/r³। ठीक है, या आप इसे किसी तरीके से लिख सकते हैं, dv बराबर μ0/4 IDL। ठीक है, साइन थीटा भी लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है, हम इसे जैसे अगर r रखें तो क्या होगा आपका? हम आइडियल की वैल्यू रख देंगे। आइडियल की वैल्यू कितनी है हमारी? J dv, तो यहाँ चलेगा J dv। ठीक है, और r यहाँ पे इंटू हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पे आपके पास जाएगा J इंटू r dv/r। तो ये क्या हो गया आपका? बायट-सेवर्ट लॉ हो गया, किसके अकॉर्डिंग? J के अकॉर्डिंग, यानी करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व के अकॉर्डिंग। तो dv बराबर μ0/4 J क्रॉस r dv/r³। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम बात करते हैं बायट-सेवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी, यानी बायट-सेवर्ट के नियम को आप आवेश और वेग के अकॉर्डिंग किस तरीके से लिखें। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आवेश यानी Q और वेग यानी V के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आप इसे किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। बेसिकली हम क्या जानते हैं? हम करंट के बारे में जानते हैं। I बराबर होता है आपका Q/dt, ये आप जानते हैं। ठीक है, करंट का फॉर्मूला Q/dt होता है, आपने पढ़ा है। हमने जो आपका पिछला चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें ये देखा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं IDL को, IDL बराबर Q/dt इंटू dl, या आप कर सकते हैं IDL को बराबर Q dl/dt।
अब यहाँ पे क्या है हमारे पास क्यू है, आई डी एल क्या है क्यू डी एल अपॉन डी टी। अब डी एल क्या है, लेंथ है, लंबाई है कंडक्टर की, डी टी क्या है, समय। अब आपको क्या पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के साथ दूरी में जो परिवर्तन होता है उसे वेलोसिटी कहते हैं। आपने पढ़ा है, अगर आप x को डिस्टेंस ले लेते हैं या s को डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, x ले लेते हैं हम, dx अपॉन dt, तो ये बराबर होता है वेग के यानी वेलोसिटी, ये आप जानते हैं, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन dx अपॉन dt v के बराबर होता है, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी हो। अब यहाँ पे हमारे पास x की जगह l है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि जो आपका कंडक्टर है, चालक है, उसकी लंबाई में समय के साथ परिवर्तन, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, आपका वेग होगा, यानी आप लिखेंगे सिंस dl अपॉन dt इज इक्वल्स टू v, ठीक है, v क्या है, आपकी वेलोसिटी है, ठीक है, तो आपका जो ये फॉर्मूला हो जाएगा आइडियल, ये हो जाएगा आइडियल बराबर u v, ठीक है। अब यहाँ पे हम बायट सेवर्ट का जो हमने फॉर्मूला भी देखा वो लगाएंगे, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बायट सेवर्ट्स लॉ, यानी बायट सेवर्ट के नियम के हिसाब से आपका जो है dB बराबर है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, आई dl r या आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, आईडीएल की जगह लिख देंगे क्यूब, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, इसको आप सेकेंड इक्वेशन डालो, ठीक है, तो आपके पास dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, क्यूबी को यहाँ रख देंगे, हमारा बायट सेवर्ट लॉ हो जाएगा dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डीएल क्या है क्यूबी, तो आप आईडीएल की जगह क्यूबी लिखेंगे, तो क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, तो आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, तो ये आपका चार्ज और वेलोसिटी के बेस में फॉर्मूला है, ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अगला पार्ट है आपका बायट सेवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, यानी यहाँ पर हम बायट सेवर्ट लॉ को मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एच के हिसाब से बताएंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, okay? तो अगर हम एच की बात करें तो एच बराबर होता है आपका dB अपॉन म्यू नॉट के, ठीक है, ये आपके पास होता है फॉर्मूला। अब क्योंकि dB क्या है आपका, सिंस आप लिखेंगे सिंस dB, या आप लिखेंगे सिंस अकॉर्डिंग टू बायट सेवर्ट्स लॉ, यानी बायट सेवर्ट नियम से हमें क्या पता है कि dB बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, आई डीएल आर अपॉन आर क्यूब, या हम लिख सकते हैं और dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन
4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे क्रॉस आर क्यों आया है, आर अपॉन आर, क्योंकि हमने वेक्टर फॉर्म में देखा था कि जो डिस्टेंस हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके से है। ये वेक्टर फॉर्म में है, ये नॉर्मल फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये है इक्वेशन, इसको हम यहाँ पे रख देंगे, जो आपकी इक्वेशन नंबर हम इसे 3 मान लेते हैं। तो आप लिखेंगे substituting value in 3 में हम रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, h बराबर, ठीक है, म्यू नॉट, ठीक है, dB का फॉर्मूला रख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पे आपका 1/म्यू नॉट भी है, ठीक है। तो यहाँ म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा h बराबर 1 अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ये आपका वेक्टर फॉर्म में है, और आप लिख सकते हैं h बराबर 1 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको क्या करना है, 1/म्यू नॉट कर देंगे तो h की वैल्यू हो जाएगी। तो ये किस में है आपका, ये दोनों किस में है आपका, ये दोनों है आपका एसआई यूनिट, ठीक है। ये एसआई यूनिट में आपके पास फॉर्मूले कुछ इस तरीके से हैं। अगर हम बात करें सीजीएस की, ठीक है, ये आपका एसआई में है। अगर हम बात करें सीजीएस की, साथ साथ नोट करते रहेंगे, इन सीजीएस यूनिट, तो फॉर्मूला आ जाएगा h इक्वल्स टू आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, और h इक्वल्स टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर, ठीक है। तो आपके फॉर्मूले कुछ इस तरीके से हो जाए, आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो आपका बायट-सेविट लॉ है, यानी डीबी की जो वैल्यू है, मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब। तो जैसे कि हमने क्या देखा, हमारा जो है ये कंडक्टर है, यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है, डीएल एलिमेंट ले लेते हैं, ये आपका एक्स वाई, इससे करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये ए बी एलिमेंट है, और एक पॉइंट है यहाँ पे पी, जो कि यहाँ पे थीटा जो है एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें बायट-सेविट लॉ की, तो बायट-सेविट लॉ क्या है आपका, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ये आपका आर डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, dB की वैल्यू की बात करते हैं, यानी B जो है मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा इसकी हम बात करें, तो B मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब आपके जो साइन थीटा है ये 1 होगा, और साइन थीटा कब होता है 1, जब थीटा बराबर होता है आपके 90 डिग्री के। तो जब थीटा बराबर होता है आपके 90 डिग्री के, आपसे नोट करते रहेंगे, साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 1, तो आपका जो dB हो जाएगा ये मैक्सिमम हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर क्यूब, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, यानी B इज मैक्सिमम, ठीक है, यानी B का मान क्या है, अधिकतम, B का मान अधिकतम है, कब, जब थीटा 90 डिग्री होगा, यानी जो P बिंदु है वो इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होगा, तभी आपके पास जो है कंडीशन मैक्सिमम की आई, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिनिमम की कंडीशन कब हो। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने देखा कि थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी तब मैक्सिमम होगा डीबी। अब जब थीटा की वैल्यू 0 या 180 हो, यानी आपका जो पी पॉइंट है या वो इस तरफ लाई करेगा या फिर वो इस तरफ लाई करेगा, ठीक है, यहाँ पे लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा 0 या फिर 180 डिग्री। ठीक है, 0 या 180 डिग्री। और इस कंडीशन में क्या होगा, आप जानते हैं साइन 0 साइन 180 डिग्री जो है ये बराबर होता है 0 डिग्री 0 के। ठीक है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, 0 के बराबर होता है। तो अगर हम देखें फॉर्मूला क्या है, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू अगर हम 0 लिख लेते हैं या 180 लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका साइन 0 0 हो जाएगा, यानी dB की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, यानी dB इज मिनिमम। ठीक है, तो dB क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो dB की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब थीटा की वैल्यू या तो, ठीक है, थीटा कब होगा ये, जब थीटा जो है या तो 180 डिग्री का हो या फिर 0 डिग्री। ठीक है, तब आपका dB मिनिमम हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें थीटा 90 डिग्री का होगा तो इस केस में dB मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी कंडीशन आपकी ये। ठीक है, आप इसको नोट करें। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि किस तरीके से जो है आप वायट-सेवर्ट लॉ जो है वो क्या है और आप इसे किस तरीके से डिराइव करेंगे, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है। अगर आप करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व के अकॉर्डिंग इसे लिखें तो फॉर्मूला क्या होगा, QV के अकॉर्डिंग लिखें तो क्या होगा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किस कंडीशन में dB की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होती है। आई होप आपको ये सारा जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, इस डेरिवेशन को रिवाइज करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो आगे के टॉपिक्स हैं, जैसे कि किसी एक सीधी तार के कारण जिससे करंट फ्लो कर रही है उसके कारण किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हम डिराइव करके देखेंगे। तो आपको जितना आज पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।